ओके, लास्ट क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर चुके थे और मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या डिराइव हुआ था वो देख लिया था अपन ने। हमने ओम्स लॉ का एक तरह से डेरिवेशन देख चुके थे। हमने देखा था कि किसी कंडक्टर में अगर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो तो I इक्वल टू NA VD ऐसा रिलेशन आ जाता था, वेयर VD वाज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करके उसे पुट करके हमने देख लिया था कि करंट और मटेरियल की प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है। वहां से हमने रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया था, रेजिस्टिविटी डिफाइन कर दी थी, कुछ चीजें डिफाइन करना बाकी थी वो हम करेंगे। पर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय करंट डेंसिटी। आज अपन करंट डेंसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई थी, करंट हुआ, आपने करंट का पूरा डेरिवेशन देखा कि I इक्वल टू NAVD कैसे आता है, वो सब चीजें कहीं वेक्टर्स का यूज नहीं करा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी यूज कर सकते हैं अपन। हम यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी हम उसको J और कैपिटल J, स्मॉल J या कैपिटल J से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो डिफाइन करते हैं हम करंट बाय एरिया। करंट बाय एरिया, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, कोई कंडक्टर सपोज आपके पास, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ये एक सिलेंडर जैसा वायर देख लिया मैंने, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप करंट के परपेंडिकुलर एरिया लो। करंट के परपेंडिकुलर क्या एरिया है वो एरिया लो और करंट को एरिया से डिवाइड कर दो, तो जो रेशियो आएगा ये हो जाता है करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड। दिस रेशियो इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। दिस रेशियो इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। हम करंट डेंसिटी एक वेक्टर जैसा डिफाइन करते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, उस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं एन कैप। उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है एन कैप। हियर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। एन कैप क्या है यहाँ पे? एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट जिस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने एज्यूम करा है एन कैप, तो एन कैप मल्टीप्लाई करके हम करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो करंट डेंसिटी यहाँ वेक्टर साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ही है कि ये एक वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर। ठीक है, ये डिफाइन करने से क्या होता है, हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे कंडक्टर में, वहां हमें हेल्प मिलेगी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे छोटे से कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे पोर्शन में जाके देखेंगे, तो वहां हमको इस करंट डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है इससे हेल्प मिलती है। क्योंकि कंडक्टर के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्म करंट हो, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट एक जैसा हो। कुछ कंडक्टर ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर सेंटर में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है और पेरिफेरी पे कम करंट फ्लो कर रहा है। तो वहां हम करंट डेंसिटी को किसी किसी अलग अलग पॉइंट पे डिफाइन करके हम उसका यूज कर सकते हैं। अलग अलग पॉइंट पे करंट डेंसिटी अलग है, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो करंट डेंसिटी एक यूजफुल टूल हो जाएगा हमारे लिए। नॉर्मली अभी ये जो मैंने लिखा है इसमें मैंने एरिया बढ़ा लिया था, पर नॉर्मली हम करंट डेंसिटी को बहुत छोटे से एरिया को लेके डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड ओवर अ पॉइंट। इट इज डिफाइंड, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। कंडक्टर के अंदर जहां भी करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर हो या जो भी हो, जहां भी करंट फ्लो कर रहा है वहां किसी पॉइंट पे ये करंट डेंसिटी डिफाइन होती है। करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पे डिफाइन होती है। कैसे डिफाइन करेंगे? तो मान लो जो कोई स्पेस है, ये किसी स्पेस में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे करंट डेंसिटी निकालना है तो वहां मैं छोटा सा एरिया लूंगा और देखूंगा उस एरिया से करंट किधर फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर करा, ये छोटा सा एरिया कंसिडर करा और देखूंगा करंट किधर फ्लो कर रहा है इस एरिया से। मान लीजिए इस एरिया से करंट की जो डायरेक्शन थी वो ऐसी कुछ जा रही थी, छोटा सा जो भी करंट था इस एरिया से क्रॉस करने वाला वो ऐसे था। अब एरिया का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है जो होता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, जो प्लेन होता है हमारे पास एरिया का, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। वी कैन टेक कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। यहां कुछ अगर एंगल थीटा हो तो डीए कॉस थीटा हम ले सकते हैं। नाउ वी डिफाइन करंट डेंसिटी। वी डिफाइन करंट डेंसिटी जे वेक्टर एच, जो भी छोटा सा करंट फ्लो कर रहा था, डी आई डिवाइड बाय एरिया का कंपोनेंट अलोंग द करंट, एरिया का कंपोनेंट अलोंग द करंट। अब डीए का मैं इधर कंपोनेंट लूंगा तो एक्चुअली इस एरिया का करंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है,
क्योंकि एरिया वेक्टर तो करंट के परपेंडिकुलर था। तो नीचे जो ये डी ए कॉस थीटा लिख रहा हूं, दिस डी ए कॉस थीटा, इट इज परपेंडिकुलर एरिया ऑफ करंट। करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया है, अगर मैं यहाँ डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो कुछ ऐसा एरिया हो जाएगा, वो इसका कॉम्पोनेंट अपन लेंगे, ये हो जाएगा, दिस इज ए परपेंडिकुलर। तो डी ए कॉस थीटा इज नथिंग बट दिस ए परपेंडिकुलर। तो ये जो क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, चाहो तो यहाँ पे इंटू एन कैप भी लगा लो, करंट फ्लो की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ए से डिफाइन करते हैं किसी पॉइंट पे अपन करंट डेंसिटी, किसी पॉइंट पे करंट डेंसिटी निकालना है तो वहां छोटा सा एरिया लेते हैं, उस एरिया से करंट किधर क्रॉस कर रहा है ये देखा जाता है, एरिया का करंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं, डीए बाय करंट के परपेंडिकुलर एरिया इनटू एन कैप, दिस इज हाउ करंट डेंसिटी इज डिफाइंड। अब ये मैंने पॉइंट पे डिफाइन करी, तो अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है। अगर कंडक्टर में नॉन यूनिफॉर्म करंट हो और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म करंट हो, तो हर जगह करंट डेंसिटी एक जैसी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? Yes, sir. करंट डेंसिटी मे बी वेरिएबल विद इन अ कंडक्टर, या आप लिख सकते हो, आप यहां लिख सकते हो, करंट डेंसिटी मे बी वेरिएबल विद इन अ कंडक्टर। करंट डेंसिटी मे बी वेरिएबल विद इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर अलग अलग पॉइंट पर हो सकता है करंट डेंसिटी अलग अलग आ जाए। चलो, तो हमने करंट डेंसिटी एक क्वांटिटी डिफाइन करी, वो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंडक्टर के अंदर चीजें देखने में हेल्प करती है। अच्छा, इसे डिफाइन करा था करंट बाय एरिया, तो यूनिट होना चाहिए, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट होना चाहिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना? और डायमेंशन देखेंगे तो मीटर स्क्वायर नीचे L की पावर -2 और ए आ जाएगा, करंट की डायमेंशन ए होती है। अच्छा, करंट निकालना हो तो करंट निकालने के लिए ए को इधर लेके आ सकते हैं अपन, J इंटू ए हो जाएगा, या जे ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, याद करिए, तो ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जैसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए का कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई करना है, ये डी ए कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई करो तो डी आई मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं अपन। और अगर जे वेरिएबल हो, जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, करंट डेंसिटी विद इन अ मटेरियल में भी वेरिएबल, वो अगर वेरिएबल पता हो आपको तो उसका छोटे छोटे एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके छोटा छोटा करंट आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट करो पूरे क्रॉस सेक्शन पे, तो पूरे क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने वाला करंट आ सकता है। सर, हाँ बोलिए। सर एरिया को कंपोनेंट में कैसे बांट सकते हैं? एरिया कैन बी टेकन एज अ वेक्टर एंड कैन बी टेकन एज अ स्केलर। एरिया को वेक्टर स्केलर दोनों चीज ले सकते हैं अपन। एरिया को जब हम वेक्टर लेते हैं तो उसके कंपोनेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डीए वेक्टर डिफाइन करा था, तो उसके कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। डीए वेक्टर का कंपोनेंट, अब कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट आप ले सकते हो उसके कॉस थीटा साइन थीटा करके। आ रहा है समझ में? यस सर। है ना? चलो, सो यहाँ कुछ भी अगर दिक्कत है तो बताइए, जो भी हमने अभी तक डिफाइन करा करंट डेंसिटी के बारे में, क्या कुछ भी डाउट है यहाँ पे, कुछ भी समस्या है बोलिए। सर हमें हमेशा वो एरिया लेना है ना जो करंट के अलोंग आ रहा है सर, इसका डायरेक्शन करंट के परपेंडिकुलर। जब हम इस तरह से करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो एरिया करंट के परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए, ठीक है? या एरिया वेक्टर शब्द बोलूं मैं, अगर मैं बोलूं एरिया वेक्टर कौन सा लेना चाहिए, तो एरिया वेक्टर अलोंग द करंट, बिकॉज एरिया वेक्टर करंट के एरिया के परपेंडिकुलर होता है। एरिया और एरिया वेक्टर दोनों में फर्क है। एरिया मतलब होना प्लेन कुछ सरफेस हो गई, और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं अपन। यस सर। चलिए, और कुछ समस्या कहीं भी? चलिए, अगर ये सब क्लियर है तो इसके वजह से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन तो खुद आसान होते हैं, करंट डेंसिटी दे दी और करंट पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पहला आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जे वेक्टर मैंने आपको दे दिया 2i + 3j मीटर पर सेकेंड, सॉरी एम्पियर पर मीटर, किसी एरिया किसी जगह से क्रॉस हो रहा है ऐसा, आपसे पूछ लिया। एक एरिया वेक्टर दे दिया मैंने 4 मीटर स्क्वायर इंटू आई कैप, फाइंड करंट थ्रू दिस एरिया, फाइंड करंट थ्रू दिस एरिया। करो, बताओ फटाफट क्या आएगा इससे करंट। इस एरिया से करंट पूछ लिया, बताइए। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए।
बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी गुड। बच्चों के आंसर भी आने लग गए मेरे पास, वेरी गुड। करंट डेंसिटी देखो एक कांस्टेंट दिया है, वेरिएबल ही नहीं है तो, है ना, 2i + 3j कुछ वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। तो जब कांस्टेंट होती है करंट डेंसिटी, तो करंट निकालने के लिए सिंपली j वेक्टर डॉट a वेक्टर कर देते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट करना है सबको, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i और i का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, बस 2 और 4 का 8 आ जाएगा, और इसमें j है ही नहीं, यहाँ j है तो j वाला 0, आंसर आ गया 8। बहुत ही आसान। और डॉट प्रोडक्ट के बाद वेक्टर नहीं बचता वो चीज, आई कैप जे कैप कुछ लगा मत देना आगे इसके अंदर, ठीक है विकास, है ना। इन दोनों के आई वाले कंपोनेंट जो है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, उनको मल्टीप्लाई करना है। जे का यहाँ कुछ कंपोनेंट ही नहीं है, अगर होता तो वो और ये मल्टीप्लाई कर देता मैं, तो बस ये 8 आंसर बचेगा यहाँ पे बस। चलिए वेरी गुड, एक और एग्जांपल देखते हैं। करंट डेंसिटी एक एरिया से मैंने आपको दे दी R/R प्लस J0, R/R J0 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक एरिया है हमारे पास, एक कोई सिलेंडर जैसा है हमारे पास, जिसकी रेडियस है हमारे पास कैपिटल R, और उसके सेंटर से अगर मैं किसी स्मॉलर डिस्टेंस पे जा रहा हूं, तो यहाँ जो करंट डेंसिटी है सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे, वो ये दी थी मैंने आपको। सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे जाके जो करंट डेंसिटी दिख रही है, वो ये मैंने दे दिया आपको, J/R प्लस J0 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एक सिलेंडर है मेरे पास जिसकी रेडियस R है, और सिलेंडर में करंट फ्लो कर रहा है, और करंट की जो डेंसिटी है वो मैंने आपको ये फॉर्मूला दे दिया, ये एक्सप्रेशन दे दिया कि सेंटर से R डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब आपको बताना है इस पूरे सिलेंडर से करंट कितना क्रॉस कर रहा है, करंट थ्रू सिलेंडर आपको बताना है, करंट थ्रू वायर करंट कितना क्रॉस कर रहा है बताना है। करिए ट्राई, क्वेश्चन में कुछ समस्या है तो पूछ लीजिए और फिर ट्राई करिए। क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है तो बता दीजिए पहले, और नहीं है तो फिर फटाफट आंसर निकालिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे करंट क्रॉस सेक्शन से। J vector is R/R plus J0 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देयर इज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R, उसके सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी चाहिए, और इससे करंट पूछ लिया। तो आंसर आया अमन का मेरे पास, वेरी गुड अमन। देखते हैं अपन और भी बच्चों को आंसर आने देते हैं। अब मैंने आपको बताया ही था क्वेश्चन में, पहले ये बताया था आपको कि करंट निकालने के लिए हम कर सकते हैं करंट डेंसिटी डॉट छोटा सा एरिया, उसका इंटीग्रेशन, अगर हमें करंट निकालना है। व्हेन करंट डेंसिटी इज गिवन इज वेरिएबल, वो करंट निकालना है, तो ये मैंने आपको बताया था हम ये कर सकते हैं, J.dA लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि छोटा सा एरिया क्या ले, बात आती है कि जो डीए है इसे क्या ले। क्वेश्चन में हमें जे तो दिया हुआ ही है, क्वेश्चन में जे तो गिवन ही है हमें, है ना। अब फिर पॉइंट ये बचता है कि छोटा सा एरिया कैसा लेना चाहिए। इसका डिसीजन हम पर होता है कि हम कौन सा एरिया ले, तो हम क्यों ना ऐसा एरिया ले जिससे हमको चीजें आसान हो जाए करने के लिए, है ना। क्योंकि करंट डेंसिटी वो देखिए स्मॉल आर के साथ बदल रही है, स्मॉल आर के साथ बदल रही है, उसमें कैपिटल आर तो इसकी रेडियस थी, ये तो कांस्टेंट है, और जे नॉट भी कांस्टेंट है। ये कौन सी चीज इसमें वेरिएबल है, स्मॉल आर। आप सेंटर पे खड़े हो जाओगे तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाओगे स्मॉल आर बढ़ेगा,
स्मॉल आर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा जब बिल्कुल पेरिफेरी पे जाओगे। तो ये स्मॉल आर वेरिएबल। हम एक काम करते हैं ना, ऐसा एरिया लेते हैं जिसपे स्मॉल आर बिल्कुल जरा सा बदला है, उससे छोटे से एरिया को अपन उस पूरे एरिया में करंट डेंसिटी कांस्टेंट जैसा ले सकते हैं। हमेशा जो छोटा एरिया लेना हो या कुछ भी आपको वेरिएबल लेना हो तो आपको ऐसा लेना चाहिए जिसमें आपका जो वेरिएबल होने वाली चीज है वो लगभग कांस्टेंट हो सके। जैसे यहाँ वेरिएबल स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लगभग कांस्टेंट मान सकते अपन, ऐसा एरिया लो, ऐसी चीज लो, छोटा सा एलिमेंट। तो अब क्योंकि स्मॉल आर वेरिएबल है तो एक काम करते हैं, सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे जाते हैं और स्मॉल आर कांस्टेंट रखते हुए एरिया लेते हैं। तो स्मॉल आर कांस्टेंट रखते हुए एरिया क्या ले सकते हैं, अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं, मैं साइड से दिखाऊं अगर यहाँ ये एरिया अपना साइड से देखेंगे तो ऐसा सर्कल दिखेगा, उधर से देखेंगे तो, और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके मुझे एरिया चूज करना है। तो स्मॉल आर को फिक्स रखते हुए मैं सर्कल पे घूम सकता हूँ, सेंटर से डिस्टेंस को फिक्स रखते हुए मैं तो सर्कल पे घूम सकता हूँ। तो चलो एक सर्कल बनाते, एक सर्कल बनाते, मैंने सर्कल जैसा बना लिया मैंने। अब इस सर्कल में मुझे एरिया थोड़ी मिला कुछ, तो एरिया लेने के लिए थोड़ा सा चलो आर को बदल देते, आर को थोड़ा सा बड़ा कर देते, आर को आर प्लस डी आर कर देते। तो मैंने आर को बढ़ाकर आर प्लस डी आर कर दिया, तो मुझे एक ऐसा एरिया दिखने लगेगा। ये देखो, ये मेरा छोटा सा एरिया बना लेते हैं अपन ऐसा डी है ना। मैंने कितना आर में इंक्रीमेंट करा है यहाँ पे, डी आर का, बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट करा है डी आर का, रेडियस में छोटा सा इंक्रीमेंट करा डी आर का, और ऐसा हमारे पास छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। अब ये जो एलिमेंट ले लिया इससे करंट कैसे क्रॉस कर रहा है, देखो डायग्राम में करंट डेंसिटी उन्होंने दिखाई थी इधर, तो करंट इससे परपेंडिकुलर जा रहा है इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से। तो करंट में दिखाओ अगर वहां तो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब हर जगह मैं ऐसा डॉट जैसा दिखा सकता हूँ। कोई चीज एकदम क्रॉस करके परपेंडिकुलर जा रही है उसको ऐसा डॉट जैसा दिखा सकते हैं। ये डॉट दिखा रहा है करंट डेंसिटी प्लेन के बाहर है ना, ये डॉट दिखा रहा है करंट डेंसिटी प्लेन के बाहर है। अब एरिया कितना लिखे इसका, देखो ये सरकमफरेंस होगी 2 पाई आर और विड्थ है डी आर, तो 2 पाई आर डी आर लिख सकते हैं अपन एरिया। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके खोल दूं, मैं इसको यहाँ से कट करके अगर ओपन कर दूं तो मुझे लेंथ दिखेगी 2 पाई आर, अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा तो, और विड्थ दिखेगी डी आर। तो छोटा सा एरिया जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर डी आर। बताओ, एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा मुझे, 2 पाई आर लेंथ का और डी आर विड्थ का। अगर मैं इसे यहाँ से ऐसा कट करके ओपन कर दूं तो मैं एरिया ये लिख सकता हूँ। बताओ ये दिया, ये छोटा सा एरिया लिखता आया क्या अपन को, बताइए सब, ये चीज आ गई क्या अच्छे से, छोटा सा एरिया लिखना। यस, थैंक यू। तो अगर हमें छोटा सा एरिया लिखना आ गया तो डी एरिया आ चुका मेरे पास, जे दिया था मुझको। अब अपन को डॉट प्रोडक्ट करना होता है इनका और फिर इंटीग्रेट करना होता है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो करंट निकालना है, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, जे वेक्टर ये रहा और ए वेक्टर वो। अच्छा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, ये जो हमारा एरिया लिया हमने उसका वेक्टर जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर ही होता है। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर ही तो है, और जे वेक्टर भी तो वैसा ही है। तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0। डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही होता है ना, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos उनके बीच का एंगल। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा r बाय कैपिटल R प्लस जे नॉट इनटू ये एरिया का मैग्नीट्यूड दैट इज 2 पाई r dr इनटू दोनों के बीच का एंगल का cos जो 0 है। जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखा मैंने ऊपर, जे वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, उसका मैग्नीट्यूड लिखा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा और दोनों के बीच के एंगल का कॉस लिखा मैंने। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है ये 2 पाई, बाहर कांस्टेंट ले सकते हो आप, अंदर बच रहा है आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर प्लस जे नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, पर फिजिक्स में बिना लिमिट के इंटीग्रेशन नहीं करेंगे कभी भी हम। कौन सी चीज वेरिएबल है यहाँ, स्मॉल आर। एकदम सेंटर पे रहेंगे तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा और यहाँ आएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। तो अगर पूरे एरिया में अपन चले तो स्मॉल आर 0 से कैपिटल आर तक बदल रहा है, तो स्मॉल आर की लिमिट लगा देना। बिना लिमिट के नहीं करेंगे कभी भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन। बस अब इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए। 2 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3, लिमिट लगा देंगे तो कैपिटल R क्यूब बाय 3 हो जाएगा, नीचे एक r था
प्लस जे नॉट बाय 2 इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा ये। बस ये आ गया इंटीग्रेट करके, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, यू विल गेट योर आंसर। तो आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 पाई बाय 3 आर स्क्वायर प्लस जे नॉट आर स्क्वायर बाय 2। ये आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया फाइनल आंसर 2 पाई बाय 3 आर स्क्वायर प्लस जे नॉट आर स्क्वायर बाय 2। बताइए आया क्या समझ में? यस सर। है ना? तो कुछ भी समस्या है क्या यहाँ पे बताइए? कोई भी चीज में कुछ समझ नहीं आ रहा हो? जे वेक्टर तो दिया ही था, एरिया कैसे लिया मैंने, एरिया क्यों लिया ऐसा, हर चीज समझ में आई क्या अपन को? कोई भी समस्या है क्या बताइए? सब चीज क्लियर। वेरी गुड आदित्य। विकास वर्षा को भी समझ में आ गया। वेरी गुड वर्षा। चलिए सबको क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल देखा हमने कि कैसा हमको क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें जे वेरिएबल हो। तो यहाँ पे जे वेरिएबल था और मुझे किसी एरिया से करंट निकालना था, तो मैंने जे डॉट डी ए करके इंटीग्रेट करके करंट निकाला। ये हमने एग्जांपल देखा कि कैसे जे का यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है सर ये करंट में 2 पाई का अंदर भी होगा ना, जे नॉट के अंदर मल्टीप्लाई। हाँ सही कह रहे हो यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ 2 पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 गया और ऊपर पाई आ जाएगा। थैंक यू। चलो सो हमने जे डिफाइन कर दिया करंट डेंसिटी। अभी इसका खास यूज है हमारे पास, उस चीज पे आते हैं। देखो हमने ओम्स लॉ डिफाइन करा था, उससे पहले हमने I इक्वल टू NABT डिराइव करा था। इसमें A नीचे लेके आ जाओ, I के नीचे, तो NEBD हो जाएगा। I by A, दिस इज करंट डेंसिटी। I by A इज करंट डेंसिटी। ठीक है। नाउ VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद करिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखते थे माइनस ई वेक्टर बाय एम इंटू टाउ। याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डिराइव करी थी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे ऐसा याद है ये आई थी। यस चेक सर। करो ये आई थी क्या? यस सर। है ना? यस सर। यस क्या है सर। ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर है। अच्छा करंट जो होगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा ना जिधर चार्ज पार्टिकल चल रहे होंगे। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जिधर, उधर ही तो करंट की डायरेक्शन होगी, है ना? सो मैं करंट को वेक्टर लेके जे वेक्टर लिख सकता हूं यहाँ पे। एन जो भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो वो साइन के साथ डाल दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये भी वेक्टर हो सकती है, ये भी वेक्टर हो सकता है, तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। यस सर। है ना? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है मेरे पास, वो रख देते हैं अपन। चलो तो जे वेक्टर हो जाएगा मेरे पास माइनस एन ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में भी एक माइनस साइन था, ई वेक्टर बाय एम। हाँ बोलो। कोई समस्या? देखो ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास। हमने थोड़ा सा सॉल्व करा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था वो मैंने रख दिया, और उधर जे वेक्टर होता है उसको वेक्टर जैसा ले लिया, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल चल रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी, तो बहुत छोटे से जगह पे देखेंगे, बहुत छोटे से स्पेस पे देखेंगे, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा उसकी वजह से। और जे करंट डेंसिटी, भाई चार्ज पार्टिकल मोशन हो रहा है तो करंट आ रहा होगा, तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, ई एक वेक्टर है, और उनमें एक रिलेशन आ गया। ये जो बीच की क्वांटिटी है इसको ध्यान से देखो, एन स्क्वायर टाउ बाय एन। अगर हम याद करें, मैंने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में एंड में आपको रेजिस्टिविटी डिफाइन कराई थी। इसको रिमेंबर, रेजिस्टिविटी आपको डिफाइन कराई थी। यस सर। है ना? वन तो रेजिस्टिविटी वन क्या अपॉन थी? रेजिस्टिविटी। हाँ रेजिस्टिविटी क्या आ रही थी बताओ? m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। वेरी गुड, रेजिस्टिविटी थी m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो ये जो एक्सप्रेशन ये लिखा है ये उसका उल्टा है। रेजिस्टिविटी के उल्टे को अपन डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये हो जाता है n e स्क्वायर टाउ बाय m। और मुझे यही चीज दिख रही है यहाँ पर, तो इसको अगर मैं सिग्मा लिख दूं
तो जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। एक तरह से मेरे पास वेक्टर फॉर्म का एक रिलेशन आ गया। इसमें अगर मैं एरिया मल्टीप्लाई करूंगा तो करंट आता है, और इसको याद करो डीएल से मल्टीप्लाई करो तो अपन को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। मैं ई वेक्टर को डीएल से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं। तो I इक्वल टू V इंटू कंडक्टेंस, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन जैसा मिल रहा है मुझे। ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ होता है, ये उसी को वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं अपन। इसमें करंट को वेक्टरली अपन ने कन्वर्ट कर दिया है, जे वेक्टर से लिख दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो एक तरह से मैंने वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ लिखा है। ये एक्सप्रेशन कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसमें खासियत यह है कि ई वेक्टर भी एक पॉइंट पे डिफाइन होता है और करंट डेंसिटी भी एक पॉइंट पे डिफाइन होती है। किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, ये बता रहा है हमको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बताओ इसका डेरिवेशन समझ में आएगा कैसे करा अपन ने? क्या डेरिवेशन क्लियर? हाँ बोलो। आपने जो इसमें करंट की डायरेक्शन ली है सर, वो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग ली है ना, जहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हाँ हैं। देखो मैंने क्या करा, मैंने तो सब चीज का साइन रख दिया। ये जो स्केलर इक्वेशन थी, अब मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट करा। यहाँ पे वेक्टर में जब कन्वर्ट करा, मैंने जे को पे वेक्टर लगा दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे वेक्टर लगा दिया, और जब भी वेक्टर लगा रहा तो चार्ज को भी साइन रख दिया। तो मैंने सब कुछ भी साइन रख दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली मैं सब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मान के ही सब कर रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज होगा, साइन के साथ रखोगे तो ऑटोमेटिक वो अपना साइन के हिसाब से डायरेक्शन वायरेक्शन सब बदल जाएगी उसकी। अगर हमारी चीज भी साइन रखे तो सब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी वेक्टर रखा, यहाँ भी वेक्टर लिखा, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव रखा था, तो ऑटोमेटिक मैंने सब चीज साइन के साथ रखी है, तो सब चीज सही आ जाएगी। क्लियर? चलो, तो ये अपन ने पढ़ा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ और इसमें क्या क्या फर्क है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ओम्स लॉ में स्केलर चीजें होती थी। V स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसमें वेक्टर क्वांटिटीज है। J वेक्टर है, E वेक्टर है, ऐसा सिग्मा तो स्केलर ही होता है, इसको वेक्टर मत बनाते हैं। और ये जो J और E है, ये दोनों एक पॉइंट पे डिफाइन होते हैं, और वो जो करंट होता था वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिफाइन होता था, और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस डिफाइन होता है। तो ये छोटा सा फर्क है यहाँ पे, कंडक्टर की लेंथ में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके क्रॉस सेक्शन में क्या करंट है। तो बड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट होता है V इक्वल टू IR, और ये कॉन्सेप्ट जो है J इक्वल टू सिग्मा ई, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी भी कंडक्टर के अंदर जाके देखो तो किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पॉइंट पे क्या करंट डेंसिटी है, उनका आपस में रिलेशन है। तो दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक रिलेशन। ये कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे माइक्रोस्कोपिकली क्या रिलेशन है वो बता रहा है, और V इक्वल टू IR मैक्रोस्कोपिक रिलेशन होता है। ये चीज समझ में आ रही है आपको, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का मतलब? यस सर। यस है ना? सर। चलो वेरी गुड। अब इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, देखो हमारे कोर्स में इस पे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ये थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाके देखे, अगर BSc वगैरह पढ़ो, MSc पढ़ो, उसमें जरूरत पड़ती है। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो जरूर देखेंगे अपन। आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है, वो जरूर देखेंगे अपन। देखो एक कंडक्टर है, मान लो इस तरह से एक वायर है मेरे पास, जिसको रिंग जैसा बना दिया। अब इस रिंग में तुमने यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, कोई बैटरी लगा के, तो इस रिंग में करंट आ रहा होगा। इसमें कुछ रेजिस्टेंस है अगर, तो इसमें कुछ करंट आ गया होगा। तो मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, रिंग में रेजिस्टेंस R था, तो I हो जाएगा V बाय ओम्स लॉ, अगर इस रिंग के अंदर रेजिस्टेंस R हो तो। ठीक है, अब रिंग के अंदर चल के देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल के देखते हैं, रिंग के मटेरियल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो रिंग थी ऐसी थी, इसका छोटा सा हिस्सा अपन काट के थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो वो कुछ अंदर देखेंगे तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ये थोड़ी सी थिकनेस दिखाई उसकी, मैंने थिकनेस थोड़ी और ज्यादा दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ।
ऐसे कुछ होगा ना, छोटा सा हिस्सा रिंग का काट के देखेंगे बड़ा करके, है ना, यस सर। यस सर। यस है ना। सर। अब रिंग के अंदर करंट है तो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन मूव कर यस रहे सर। हैं। थोड़ा सिंपलिसिटी से सोचे तो इलेक्ट्रॉन्स, सिंपलिसिटी सोचे कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो थोड़ा सिंपल डायग्राम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सब की सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं। क्या सारे इलेक्ट्रॉन असली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं? क्या सारे इलेक्ट्रॉन असली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं? बताओ, क्या सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते? नो, आंसर इज नो। यस, उनका तो रैंडम मोशन चल रहा होता है, वो है ना, रैंडम चल रहे होते हैं, वो टकराते रहते हैं अलग अलग आयन से और उनका पाथ बदलते रहता है टकराने की वजह से। पर हम एवरेज आउट करके देखें, उनका जो पूरा रैंडम मोशन है उसके अंदर एक डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जो करंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन के साथ साथ वो आगे भी बढ़ रहे होते हैं, तो वो जो आगे बढ़ने की वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। एवरेज आउट करके वेलोसिटी देखें तो वो पूरा की पूरा इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड झुंड जो होगा वो ड्रिफ्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। यस, है ना। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि नो, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से नहीं चल रहे होते, इनकी एवरेज आउट करके स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड आती है। चलो, लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के लिए मान लिया, ऐसा अजम्पशन ले लिया कि सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से चल रहे हैं। अच्छा, करंट ऐसा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा चल रहे होंगे, है ना। यस सर। ठीक है। Yes, अच्छा, yes, sir. इलेक्ट्रॉन मैंने रिंग बनाई है तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब सर्कुलर मोशन है ना, बोलो। यस सर। यस अच्छा, सर। सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? मान लो रिंग की रेडियस तुम्हें पता है, मान लो रिंग की रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर रेडियस है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान लो ड्रिफ्ट स्पीड है, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? बताओ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो सबका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा? ड्रिफ्ट स्पीड जो भी है अपॉन आर, v²/r, ये होगा ना एक्सेलरेशन इन सबका। यस सर। यस सर। अच्छा, ये अगर एक्सेलरेशन है इन इलेक्ट्रॉन्स का तो इन पर फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, भाई एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए ना, न्यूटन सेकंड लॉ से। यस सर। चलो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे तो कौन करंट फ्लो कराता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। इलेक्ट्रॉन पे कौन फोर्स लगा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की है अगर फोर्स इधर है तो? बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चाहिए? फोर्स भी डायरेक्ट। हाँ, फिर से बोलो। फोर्स के अपोजिट चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है उन पे। आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। हाँ, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन पर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए रेडियली आउटवर्ड, तभी तो इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ऐसा फ्लो कर रहे हैं उन सब पे रेडियली फोर्स लग रहा है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, समझे। अच्छा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, याद करो। यस सर। है ना। इसका मतलब ये होगा कि कंडक्टर जो ये ऐसा रिंग जैसा है ना, इसकी आउटर सरफेस पे पोटेंशियल कम होगा इनर सरफेस के कंपेयर में। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सरफेस। और कहाँ कम होगा? यहाँ पर कम होगा और यहाँ ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? कंडक्टर की रेडियल डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, समझे। बस इसी साल 2020 में जेई में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, समझे। अपने मॉड्यूल में था ये क्वेश्चन, तो अपने आगे बच्चों ने जिनको करा रखा था उन सब ने कर लिया होगा, आई होप। जब ये अच्छे बच्चे सिलेक्ट हुए सब, तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, अपने मॉड्यूल में था। और मैंने तो अभी लास्ट क्लास में जो बच्चे क्लास चल रही थी, जस्ट पेपर के आखिरी क्लास एक मेरी हो गई थी बाय चांस, और मैंने उनको यही क्वेश्चन करा दिया और किस्मत से वही पेपर में आ गया। तो मतलब बच्चों को तो बहुत मजा आ गया था, फिर उनको जो कराया वैसे क्वेश्चन मिल गया। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही वापस आएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि जो बच्चे पूरा मटेरियल करके जाते हैं ना उनको फायदा होता है। तो अपने मटेरियल में क्वेश्चन था ये, समझे।
यस सर। हाँ, सुशील बोल रहा है बिटसेट इज इजी एज कंपेयर टू जेई। हाँ, बिटसेट इजी होता है, अपन तो जेई की बात कर रहे हैं, आईटी एडवांस की बात कर रहे हैं। चलो, तो आपको समझ में आया कि रिंग में जब करंट ऐसा फ्लो कर रहा होगा तो रिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं ना अपन बैटरी का, उसके अलावा एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा भी जनरेट हो रहा होगा। रिंग की आउटर और इनर रेडियस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा अभी, आया समझ में? यस सर। चलो, वेरी गुड। तो ये रिलेटेड था टू करंट डेंसिटी कॉन्सेप्ट, या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपन चीजें देख के समझ रहे थे, है ना। तो ये करंट डेंसिटी वगैरह चीजें अपन ने पढ़ ली, ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म पढ़ा, सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें क्लियर है आपको। अपन अगली चीजों पे बढ़ते हैं। तो ये कंडक्टिविटी डिफाइन कर दी मैंने। क्या इसके बारे में और कुछ बताने की जरूरत है क्या? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बता सकते हो क्या आप? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। हाँ, चलो हाँ बोलिएगा प्लीज। यूनिट सर ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, बिल्कुल सही। सिग्मा का यूनिट अपन ने रेजिस्टिविटी का यूनिट देख लिया था ना आई थिंक, तो उससे अपन देख सकते हैं ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स जो होता है ना, ओम इनवर्स, OHM लिखते हैं शायद उसको, OHM, ओम साइन में लिखते हैं। ओम इनवर्स, मीटर CMI। इनवर्स। इसको ना उल्टा कर देते, इसको MHO लिख दिया जाता है, पता है ऐसा। ओम इनवर्स को महो भी लिखते हैं, है ना। अब ये यहाँ पता नहीं क्यों करा ऐसा, लोगों को अजीब लगता है कि मतलब एम्पेयर इनवर्स को उल्टा स्पेल कर दो, ऐसा अजीब सी चीज क्यों करी यहाँ पे करते, पर ओम इनवर्स को महो लिख देते, ठीक है, महो पर सर ये लिखा है। सर्कुलर वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या पूछा था सर? अब आप ढूंढना, मुझसे सारी चीज पता करोगे क्या? चलो, अब हटा रहा हूं मैं सारी चीजें। तो हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ सर लिया। नोट करना है अभी सर्कल वाला, वो रफ हाँ, मत वो करना। नोट कर लीजिए उधर। हाँ। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती किसके कारण है? ये देखो, अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में जब शुरुआत हुई होगी, जब आपने बैटरी लगाई होगी और मोशन की शुरुआत हुई होगी, तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन की टेंडेंसी नहीं होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सीधा जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहे हैं, तो सीधा जाके ना वो इस दीवार पे इकट्ठा होने लगेंगे, कंडक्टर के आउटर वॉल पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगेंगे, और वहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, क्योंकि उधर नेगेटिव चला गया तो इधर पॉजिटिव बनेगा, और इस पॉजिटिव नेगेटिव से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो फिर इन इलेक्ट्रॉन को है ना, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से उनको डायरेक्ट करने लगेगी सर्कुलर पाथ में, ऐसा। तो सर इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव होगा ना सर? नहीं, आप शुरुआत जैसी हुई होगी ना, जैसे अपन ने करंट फ्लो कराना स्टार्ट करा होगा, तो तब थोड़ी इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन की टेंडेंसी थी, क्योंकि तब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रही होगी ऐसा रेडियल डायरेक्शन में। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो सीधा जाने की कोशिश करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे जाके ना इधर की वॉल्स पर टकराएंगे, ठीक है। तो आउटर वॉल पे इलेक्ट्रॉन टकरा के वहां नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा, और आउटर पे नेगेटिव आया, वहां इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए आउटर सरफेस पे, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और इधर के पॉजिटिव और उधर के नेगेटिव जो ऐसे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे सेटअप हो गई है वो फिर इलेक्ट्रॉन को रेडियल फोर्स दे देगी, है ना। फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडियली चलने लगेंगे। तो जैसे अपन बैटरी का सर्किट स्विच ऑन करते हैं ना, स्विच ऑन करते से ये सब चीज हो जाएगी। जैसे स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रॉन घूमने स्टार्ट हुए, वो दीवारों से टकराए तो दीवारों पे नेगेटिव चार्ज आया, कंडक्टर के आउटर वॉल पे नेगेटिव आया, इनर वॉल पॉजिटिव आया, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जिससे फिर रेडियल डायरेक्शन में फोर्स मिलने लग गया, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन चालू हो गया। तो जो शुरुआत रहती है करंट फ्लो होने की, इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट सिचुएशन। तो ट्रांजिएंट सिचुएशन जो होती है उसमें सब हो जाएगा, और फाइनली हमें इक्विलिब्रियम में हमें जो दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा, समझे? सर ये बहुत कम टाइम में हो जाता है? बिल्कुल सही, बहुत कम टाइम में, कोई अपन को समझ नहीं आएगा और फटाफट सब सेटअप हो जाएगा ये।
हमको ये देख नहीं पाएंगे हम ऐसा होते हुए, ऐसा हमको लगेगा नहीं कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बिल्डअप हो रहे हैं, वहां पे यहाँ पॉजिटिव वहां नेगेटिव आ रहा है। ये जैसे सर्किट स्विच ऑन करा अचानक से हो जाएगा, तो हमें फाइनली इक्विलिब्रियम वाली चीज दिखेगी इसके अंदर, समझे? चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपने। ओके सर यहाँ पे जो हाँ, सर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अब ठीक है, इतना डिस्कशन काफी इस पे। अब अपन अभी इस क्वेश्चन को पढ़ने नहीं बैठे थे, अभी अपन आगे पढ़ते हैं, आगे की चीज पढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब रेजिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिया था, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस को डिटेल में देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। अब व्हाट इज रेजिस्टेंस, उसको वापस से देखते हैं अपन। मेरे हिसाब से m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया था क्या रेजिस्टेंस का, बताइए। यस सर। हाँ है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो सब चीज है, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। देखो इसको अपन एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय। ये जो एम एन स्क्वायर टाउ है, ये सब मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें डायमेंशंस का रोल नहीं है, लेकिन मटेरियल की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया है तो डायमेंशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड कर रहा है, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो अगर देखे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अगर लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा अगर एरिया ज्यादा होगा, है ना। रेजिस्टिविटी में ये टाउ है, और टाउ के बारे में याद करो, टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम हीट ज्यादा दे दे मटेरियल को, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, ये कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से चलने लगते हैं। हीट देने से स्पीड बढ़ जाती है उनकी, जिससे वो तेजी से चलने लगते हैं। तो वो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लेते हैं वो कम हो जाता है, जिससे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो हीटअप करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम याद करो कम होता था, और इसके कम होने से क्या होगा, फिर ये कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, दिख रहा है? यस सर। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ये अपन को पॉइंट समझ में आ रहा है। बाकी ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऐसा भी लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी, इसका कुछ नाम था क्या, बताओ, कुछ नाम था क्या इस प्रॉपर्टी का, कुछ एक्सटेंसिव इंट्रिंसिक क्या बोलते थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही। चलो तो ये रेजिस्टेंस के बारे में अपन ने देखा कि किन किन चीज पे डिपेंड करता है। ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब मटेरियल सेम रखो, जैसे कॉपर का एक तार लिया, तो उसकी लेंथ बढ़ाने पे, एरिया चेंज करने पे रेजिस्टेंस बदलेगा, रेजिस्टिविटी थोड़ी बदलेगी उसकी, वो तो मटेरियल सेम लिया अपन ने कॉपर, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी एक ही मटेरियल की, पर एरिया अलग लेने से, लेंथ अलग लेने से रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे बहुत आसान सा एक क्वेश्चन आता है कि एक हमारे पास तार है, एक वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, मान लो कॉपर का बना हुआ है। अब क्या करा, किसी ने इसे खींचा, खींचने से क्या हुआ, लंबाई इसकी डबल हो गई, लेंथ अगर पहले एल थी तो अब 2l हो गई, किसी ने इसको खींच दिया जिससे लंबाई बदल गई। अब पहले रेजिस्टेंस R होगा तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बताओ क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, समझ का आंसर भी आ गया मेरे पास, तो वेरी गुड समझ। बाकी बच्चे भी बताओ। मैं पुराना ये सब बता रहा हूँ इधर का, अब बताइए उसका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड।
इसकी लंबाई बढ़ा दी ना तो रेजिस्टेंस अपन सोच सकते हैं लंबाई बढ़ाने से डबल होना चाहिए, लेकिन एरिया का भी देखो, यहाँ पे एरिया चेंज हो जाएगा। ये एरिया अगर ए है तो यहाँ पर एरिया a/2 बचेगा। क्यों a/2 बचेगा? क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होना चाहिए। मटेरियल का ये जो हिस्से में वॉल्यूम है उतने मटेरियल तो यहाँ है, तो फॉर वॉल्यूम कंजर्वेशन, फॉर वॉल्यूम कंजर्वेशन, अगर आपने एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई करा तो वॉल्यूम मिलता है। अब आपने लेंथ को डबल करा तो एरिया हाफ होना चाहिए, तभी तो मटेरियल वही लगेगा, नहीं तो मटेरियल ज्यादा लगना चाहिए फिर तो लेंथ बढ़ाने के लिए। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन के लिए एरिया आधा हो गया। तो अब अपन नया रेजिस्टेंस निकाले, पुराना रेजिस्टेंस लिखेंगे रो एल बाय, और नया रेजिस्टेंस लिखेंगे अपन, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, लेंथ डबल एरिया आधा। तो आप इसको अच्छे से लिखोगे तो आ रहा है रो एल बाय का 4 टाइम, मतलब 4 रो एल बाय पुराना रेजिस्टेंस था, ये उसका 4 टाइम है, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो रहा है। आ रहा है क्या समझ में? बताइए। यस, Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। तो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अपन और भी देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अभी अपन ने सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ा, इसमें सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट भी लगा देते हैं। अब अपन तो ड्रॉपर है, अपन को तो पता होना चाहिए सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, पैरेलल में इन्वर्स होके जुड़ता है, याद है क्या? यस यस सर। सर। है ना? तो चलो Yes, अब sir. इसको मिलाकर मैं इस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। तो अब मैं थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज जस्ट सेकंड रुकिएगा, नीचे जाओ। ओके, एक हमारे पास फ्रस्टम जैसा मटेरियल है, फ्रस्टम, फ्रस्टम है हमारे पास, ठीक है। एक ऐसे मटेरियल से बना है फ्रस्टम जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टिविटी दे दी आपको मैंने। फ्रस्टम की जो बेस की रेडियस है यहाँ पर ए है, और उधर गए ना तो रेडियस बढ़ गई, बी है, और लेंथ इस फ्रस्टम की एल है, लेंथ इस फ्रस्टम की एल है। अब अगर मैं इसके इन फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस निकालूं, इन फेसेस को नाम दे देते, इसको बोल देते चलो फेस ए, और इसको बोल देते फेस बी। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी पूछा है मैंने, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी पूछा है। तो यहाँ पे मैंने बदल क्या दिया, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है। आप यहां अगर कट करके देखोगे तो रेडियस ए दिख रही है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर होगा, वहां पे पाई बी स्क्वायर होगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन बदल रहा है। अब इस तरह के सब्सटेंस का आपको रेजिस्टेंस बताना है, करो ट्राई करिए एक बार। लेंथ भी दे दी इसकी मैंने, एल है ना, करिए एक बार जल्दी से। सर क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। रेजिस्टेंस निकालना है फ्रस्टम का, वो फ्रस्टम दिया हुआ है, फ्रस्टम तो समझते ना हम। यस सर, कोन को कट कर देते हैं। हाँ वेरी गुड। तो दिख भी रहा डायग्राम में फ्रस्टम क्या होता है, इसे तो फ्रस्टम बोलते हैं। तो इसका आपको है ना रेजिस्टेंस निकालना है इस फेस और उस फेस के बीच में। फिर से बोलिए, ए बी में कोई रिलेशन है क्या? ए और बी का रिलेशन नहीं दिया कुछ, बस रेडियस यहाँ पर ए है वहां बी है ना, ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया उनका। यहां से वहां जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ते जा रही है, यहाँ की रेडियस ए थी वहां की रेडियस बी हो गई है। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, अगर हम इस फेस से इस फेस के बीच में देखें, मतलब करंट जैसे जा रहा हूं तो इन फेसेस के बीच में क्या रेजिस्टेंस आएगा वो आपको बताना है, करो ट्राई।
सर रो L/2 है। नहीं, चलो मैं बताता हूँ, देखो सर रो L/π/AB। देखते देखते, देखिए यहां से वहां जब जाएंगे ना अपन, तो रेडियस बदल रही है, रेडियस की वैल्यू इस सरफेस पे ए है, वहां बी है, तो इन बिटवीन कितनी होगी? मैं मान लो यहां से गया हूं एक्स डिस्टेंस पे, तो यहां रेडियस क्या होगी पहले तो ये सोचना पड़ेगा आपको। अब रेडियस लीनियरली बदलती है, यहां पे देखो लीनियरली बदल रही है, दिख रहा है अपन को साफ साफ रेडियस लीनियरली बदल रही है। मतलब मैं अगर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं वहां, यस सर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा, इस एंगल का tan, चाहे मैं ये बड़े ट्राइंगल से सोचूं या चाहे छोटे ट्राइंगल से सोचूं, सेम आना चाहिए। tan थीटा की जो वैल्यू है वो छोटे ट्राइंगल से अगर सोचूंगा मैं, तो उसको लिखूंगा r - a अपॉन x। देखो ये रेडियस r, ये a, तो ये विड्थ हो जाएगी r - a यस सर। अपॉन x। और बड़े ट्राइंगल में सोचो अगर, तो बड़े ट्राइंगल में ये चीज हो जाएगी b - a अपॉन l। देखो जरा, बड़े ट्राइंगल में सेंटर से यहां तक की विड्थ b है और सेंटर से यहां तक की विड्थ a है, तो ये डिस्टेंस a हटा के बचेगी b - a अपॉन l। ये tan थीटा होना चाहिए। तो मुझे r मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आप ध्यान से देखो तो r की वैल्यू आ गई मुझे a प्लस x/l इंटू b - a। मुझे r मिल चुका है एज अ फंक्शन ऑफ x। एक काम करते हैं, यहां से x डिस्टेंस चलते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा है ना मटेरियल का एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर है ना ऐसी डिस्क जैसी काट लेते हैं। अब फ्रस्टम में से काटेंगे तो डिस्क ही बनेगी ना। यस सर। ऐसा ऐसी डिस्क जैसी काट लेते हैं, ठीक है। ये हमारी डिस्क काटी है अपन, इसकी विड्थ छोटी सी विड्थ लेते हैं dx, इसकी छोटी सी विड्थ लेते हैं dx। तो अगर मैं एक तरह से सोचूं तो ये पूरा जो फ्रस्टम है ऐसी बहुत सारी डिस्क से तो मिलके बना है। मैं डिस्क को एक एक करके चिपका के लगा दूंगा, जिसकी रेडियस धीरे धीरे बढ़ रही है, तो फ्रस्टम बन जाएगा ना। बताओ इस फ्रस्टम को क्या मान सकते हो? बहुत सारी पतली पतली डिस्क को लगा के मैंने बनाया है और डिस्क की रेडियस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये सारी डिस्क जो होगी जब वो ऐसे अरेंज होगी तो सबका एरिया, तो सबके एरिया में सेम करंट जा रहा होगा ना। अगर करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है आई करंट, तो करंट तो सब में सेम होगा। बताओ। यस सर। और करंट सेम है, अगर रेजिस्टेंसेस में करंट सेम है तो उन्हें अपन बोल सकते हैं सीरीज में। तो डिस्क आर अरेंज इन सीरीज, सब सीरीज में डिस्क अरेंज है, सीरीज में अरेंज है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आर बिटवीन फेस ए बी निकालने के लिए, मैं हर डिस्क का जो रेजिस्टेंस है डी आर, उसे मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूं। सीरीज में रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसा मैं डायरेक्ट सम कर सकता हूं। सम करना मतलब इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो मुझे ओवरऑल रेजिस्टेंस मिलेगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या? देखो मैंने क्या लिखा है ना। यस सर। सबके साथ सीरीज में है, सीरीज में मैं रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ दूंगा। पहली डिस्क का रेजिस्टेंस DR1, दूसरी का DR2, तीसरी का DR3, अगली का DR4, ऐसा करते 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 छोटे छोटे DR को जोड़ते जाऊंगा। तो जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना, तो टोटल रेजिस्टेंस वो DR का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब छोटा सा रेजिस्टेंस क्या लिखे, तो बीच में जनरल जो डिस्क लिया अपन ने उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होता है रो L। अब करंट इसमें अगर ऐसे जा रहा है तो L क्या दिखेगी? dx। इस डिस्क में बीच की जो डिस्क है इसमें देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट इस डिस्क को क्रॉस कर रहा है, तो कितनी लेंथ क्रॉस कर रहा है? dx। तो लेंथ dx लिखना चाहिए और एरिया क्या लिखना चाहिए? पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर। बताओ, इस डिस्क की रेडियस स्मॉल आर है तो पाई आर स्क्वायर लिखना चाहिए ना क्रॉस सेक्शन एरिया। बताइए। यस सर। यस सर। अब इसमें r की वैल्यू जो है वेरिएबल हमें पता है, स्मॉल r की जो वैल्यू है, तो रो dx अपॉन स्मॉल r, ये लिखा अपने पास, a प्लस x/l इंटू b माइनस a। नाउ इस एक्सप्रेशन, ये तो पाई आर स्क्वायर करना है ना अपन को, तो नीचे पाई भी तो आएगा और ये r का स्क्वायर करना है अपन को,
और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बदलेगी, 0 से l। एल तक। मैं जब यहाँ खड़े जाओ तो x0 और धीरे धीरे चलते चलते x की वैल्यू l हो जाएगी। तो अब इसका इंटीग्रेशन करो तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या अपन को? इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत दिख रही क्या, कोई समस्या है क्या इसमें, बताओ। और ये जो डायग्राम है देखो मेरा सॉल्यूशन का डायग्राम है। आपको ऐसा नहीं करना जैसे मैंने करा है, मैंने क्वेश्चन के डायग्राम में सब कर दिया, आपको अलग डायग्राम बना के ये नोट करना चाहिए, है ना। आप कभी भी अगर क्वेश्चन नोट करते हो तो सॉल्यूशन फिर अलग से नोट करा करो, सॉल्यूशन का डायग्राम ही अलग होना चाहिए आपका, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या था और सॉल्यूशन क्या है। यस सर। है ना। चलो तो इस एक्सप्रेशन में कोई समस्या दिख रही क्या, क्या एक्सप्रेशन क्लियर? कैसे लाया मैं फिर से बता देता हूं। मैंने देखा कि जब डिस्क में ऐसे करंट जा रहा है तो डिस्क की रेडियस बदल रही है, जो पूरा फ्रस्टम है उसकी रेडियस बदल रही है। रेडियस ऑफ फ्रस्टम यहाँ पर ए है, वहां पे देख रहे तो बी है, फ्रस्टम की रेडियस धीरे धीरे बदल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा एरिया लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा अपन कहीं पे बीच में चल के रेडियस कितनी वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक डिस्टेंस गया, यहाँ पे रेडियस ढूंढी मैंने, कैसे ढूंढी, tan थीटा का रिलेशन लगा के। तो ये मैंने मैथ्स लगाया है, इसमें कुछ भी फिजिक्स नहीं है, ये मैंने मैथ्स लगा के रेडियस ढूंढी, है ना। यहाँ से एक डिस्टेंस पे रेडियस ढूंढ ली। अब मैंने सोचा कि यहाँ करंट कैसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा था, तो मैंने चलो इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा x को बदल दिया, dx ले लिया, तो एक डिस्क जिसे बना दी। और बहुत सारी ऐसी डिस्क रखकर हमारा फ्रस्टम बन रहा होगा। हर डिस्क में सेम करंट है तो सारे डिस्क सीरीज में है, ये सारे डिस्क एक के बाद लगी हुई है, मतलब डिस्क सीरीज में लगी। तो सीरीज में हम रेजिस्टेंस टोटल निकालने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, dr को जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब dr क्या होगा, छोटा सा रेजिस्टेंस होगा रो l बाय a, छोटी सी लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो लिखा, r की बस वैल्यू डाली अभी मैंने। चलो अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने का काम बचा है। इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद क्या करना है बताओ। इंटीग्रेशन। हाँ कौन करेगा, हम करेंगे सर। वेरी गुड, समझदार बच्चे हो आज तक, करो करो। तो इसको इंटीग्रेट करिए, ये सर नीचे वाला, हाँ बोलो। सर जो कमेंट पे मैंने आंसर पोस्ट करा वो सही है? हाँ देख लेते हैं ना अपन। इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को t जैसा मान लो, ये पूरे को t सब्स्टिट्यूट कर दो तो उससे आसान हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा कर देता हूं चलो आपके लिए। पुट इसको t रखेंगे तो dt क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करा b माइनस ए बाय एल इंटू dx, ये dt हो जाएगा, है ना। तो dx की वैल्यू हो जाएगी l dt अपॉन b माइनस ए। उठा के रख देता हूं मैं, तो मेरे पास इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बदल गया, रो dx को लिखूंगा l dt बाय b माइनस ए, l dt अपॉन b माइनस ए होल्डिंग डिवाइडेड बाय, नीचे पाई और इसको t बोल दिया था तो पाई t स्क्वायर। अब सारे कांस्टेंट बाहर लो, रो l अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए सब कांस्टेंट है, बचा 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब टी की पावर माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 मतलब टी की माइनस 1 बाय टी आ जाएगा। और फिर टी को वापस से जो था वो रख देते, रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, और टी की वैल्यू क्या थी, वो ये इसको टी बोला था मैंने, वो वापस रख देता हूँ, माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स बाय एल इंटू बी माइनस ए। अब लिमिट x इक्वल टू कहां से कहा थी, a टू b, तो पहले x को a रख दो फिर x को b रख दो, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा फिर, रो l अपॉन पाई b माइनस ए, माइनस साइन है, पहले x को b रखा तो नीचे a प्लस b बाय एल इंटू बी माइनस ए, फिर x को a रखना है। अरे सॉरी एक गलती हो गई मेरे से, x की लिमिट तो 0 टू l थी ना, a टू b थोड़ी थी, बोल भी नहीं रहे यार कोई भी। x की लिमिट तो 0 टू l थी ना, तो पहले x को l रखेंगे यहाँ,
यस सर। फिर माइनस लगा के फिर -1/x को 0 रख देंगे, तो 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा वो तो। चलो तो ये आया। अब ये देखो ये एल से एल गया, तो a प्लस बी माइनस ए मतलब 1/b, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/a माइनस 1/b, एलसीएम लो 1/a माइनस 1/b, तो l/b माइनस ए, अंदर बच रहा है 1/a प्लस का माइनस 1/b, एलसीएम लेंगे तो b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यह जगह रो l/πab, ये आ गया फाइनल आंसर। चलो समझ थोड़ा सा गलत हुआ बेटा आपका, बताओ आ रहा है समझ में? यस सर। देख लो अच्छे से, कहीं कुछ दिक्कत हो, इंटीग्रेशन में कोई समस्या हो, कुछ भी समस्या हो आपको बताइए, कुछ भी दिक्कत हो नहीं आ रहा हो समझ में बताइए। यहाँ तक तो अपन ने रिपीट देख लिया था एक बार, उसके बाद बस इंटीग्रेशन करा है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मैंने सब्स्टिट्यूशन करा, इसको t रख दिया, और उसके बाद फिर देख लो आप कैसे इंटीग्रेट करा है। चलो तो अब इस क्वेश्चन में शायद ये सीखा होगा आपने कि हमें इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है ना। और एक और क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करा था वो करंट डेंसिटी वाला, वहां पे भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी थी। तो इंटीग्रेशन बहुत मस्त है, देखो बच्चों अपन को, आपको है ना मतलब क्या करना चाहिए, अगर इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं मैथ में तो आप खुद से रिवाइज कर लो सारे फॉर्मूले, हमको बहुत जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। हो गया सर। हो गया सर, कंप्लीट हो गया है। अरे वाह, फिर तो ये आना चाहिए था यार अपन को इंटीग्रेशन। चलो अभी हटा दो शुरू का, क्या मैं एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूँ, ये हटा दूं क्या? यस सर। ओके यस सर। चलो इसको हटा के एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, टफ है, तो इनमें कुछ भी दिक्कत आए तो बताना है ना। मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ इंटीग्रेशन आ गया है आपको, तो अगर समस्या हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, नहीं आ रहा हो तो प्लीज बताइएगा, ठीक है, हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक हमारे पास है ना एक स्लैब है जो एक आर्क के शेप में बेंड करी हुई है, इसका 3D डायग्राम ये रहा। एक स्लैब है हमारे पास जो आर्क के शेप में बेंड करी हुई है, ये देखो ये रही स्लैब जो आर्क के शेप में बेंड करी हुई है। इसको अगर मैं ऊपर से दिखाऊं, टॉप से दिखाऊं, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। अगर टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखेगी, इस तरह से कुछ, ठीक है। ये एंगल अल्फा दिया है, इस आर्क का एंगल अल्फा है, और जो इनर रेडियस थी इसकी वो a दी है, जो ये विड्थ दी है वो आप चाहो तो w ले लो, मतलब आउटर रेडियस हो जाएगी a प्लस w, है ना। उसके बाद मैंने और क्या दे दिया, तो इसकी हाइट वाइट दे दी मैंने आपको, इसकी जो हाइट दिख रही है आपको वो h है, या हाइट h है। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो ये आपको हाइट दे दी मैंने, इसकी h है, और ये विड्थ आपको दिखाई है मैंने नीचे w है, और इनर रेडियस a है, और एंगल ऑफ आर्क अल्फा है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो आई थिंक मैंने सारी ही डायमेंशन बता दी कि क्या है। अब क्या करा हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। हमने क्या करा, इसके इनर फेस और आउटर फेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ये जो फेस दिख रहा था ना, ये जो कर्व फेस, इसको बोला फेस ए, और जो उधर आउटर फेस दिख रहा है उसको बोला फेस बी।
तो उसका जो एक इनर कर्व्ड फेस है और आउटर कर्व्ड फेस, ये है फेस ए और ये है फेस बी, इनके बीच में बैटरी लगा दी, इससे करंट ऐसा फ्लो होगा, ऐसे ऐसे फ्लो होगा करंट। मान लो कि अंदर हायर पोटेंशियल था, बाहर लोअर पोटेंशियल था, तो करंट ऐसे जाएगा, है ना, इस तरह से करंट जा रहा होगा इसके अंदर, करंट ऐसे जा रहा है। नहीं, काम करते, थोड़ा आसान करता हूँ क्वेश्चन। फेस ए बी के अलावा मैं एक चीज और दे रहा हूं, ये जो फेस है इसको बोला फेस डी, और उधर जो फेस है सी बोल देता है इसको, उधर डी बोल देता है, उसको बोला फेस डी। तो इधर आपको दिख रहा है सी, इधर दिख रहा है डी। चलो तो दो क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं। पहला क्वेश्चन, बैटरी लगाना है हमको फेस सी और डी के बीच में, तो रेजिस्टेंस सी डी के बीच में क्या आएगा, ये बताओ, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, बैटरी लगाना है फेस ए और बी के बीच में, तो रेजिस्टेंस ए बी के बीच में कितना आएगा। चलो दो क्वेश्चन कर दिए मैंने। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वो रो दी है मैंने आपको, ये विड्थ जो है ये डब्ल्यू दी है, ये विड्थ छोटी नहीं है, ये विड्थ को स्मॉल मत मान लेना आप। ये इनर रेडियस ए दी है, आउटर रेडियस ऑफ कोर्स ए प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, और ये हाइट जो हो जाएगी वो एच है। तो आपको बताना है कि जब मैं फेस ए और बी और फेस सी और डी के बीच में बैटरी लगाऊंगा तो मुझे क्या रेजिस्टेंस मिलेगा। पहले केस में आपको सी डी के बीच में बैटरी लगाना है और रेजिस्टेंस क्या आएगा बताना है, दूसरे केस में ए बी के बीच में बैटरी लगा के रेजिस्टेंस क्या आएगा ये बताना है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन का डायग्राम देख लीजिए, अगर कुछ समस्या हो तो बता दीजिए, कुछ भी दिक्कत हो, और अगर डायग्राम क्लियर है तो फटाफट करना स्टार्ट करो इसे। पुराना हटा रहा हूं सब मैं। सबसे पहले पार्ट में फेस सी डी के बीच का रेजिस्टेंस निकालो। वाह, समझ का आंसर भी आ गया, वेरी गुड समझ। समझ एक बार चेक कर लो जब तक आप। पवन सोनी, पवन, आपको पिछला क्वेश्चन आया था अच्छे से? हाँ सर, आ गया था। आ गया था, वेरी गुड। आप कुछ डाउट वाउट पूछते नहीं हो यार पवन, मैंने आपका मैसेज भी नहीं देखा बहुत देर से। सपना, सपना आपको आ गया था पिछला क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड। चलो समझ के आंसर आए हैं, समझ अपन चेक करते हैं। ईशान, चीजें समझ में आ रही है? ईशान, देवेश का भी आंसर आया, गुड देवेश। ईशान,
शान क्लास में हो कि नहीं? चलो विकास का भी आंसर आया, विकास चौधरी का। चलो अब मैं भी सॉल्व करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने आपसे CD के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है, तो जब C से D करंट जा रहा होगा तो हमें क्या दिखेगा, कैसे जाते हुए दिखेगा, पहले तो ये थोड़ा सा समझते हैं अपन। हर क्वेश्चन को करने के लिए पहले उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, एनालाइज कर लेना चाहिए। तो CD के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको समझने के लिए पहले तो डायग्राम बना लेता हूं मैं, है ना। कुछ ऐसा हमको मटेरियल दिया था, हमें ये एंगल अल्फा वगैरह दिया है। अब फेज C से फेज D ऐसा करंट जा रहा है। जब करंट फ्लो करेगा तो वो इस तरह के पाथ पे जब फ्लो करेगा तो जब वो आउटर सरफेस की तरफ से, आउटर सरफेस के पास में से जाएगा तो उसे देखो ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगी, और जब वो एकदम बीच में से जाएगा तो थोड़ी अलग लेंथ कवर करना पड़ेगी। एकदम इनर सरफेस से जाएगा तो लेंथ अलग कवर करना पड़ेगी। दिख रहा है क्या हमें? अगर करंट यहां से यहां गया, इस पूरे फेज से उसे इस पूरे फेज जाना है, तो इस पूरे फेज से इस पूरे फेज जाने के लिए वो ऐसा फ्लो करेगा। और करंट जब ऐसा फ्लो करेगा तो जो सबसे अंदर की तरफ करंट जा रहा था उसको लेंथ अलग चलना पड़ रही है, जो करंट सबसे आउटर सरफेस के पास से जा रहा है उसको लेंथ अलग चलना पड़ रही है। तो आपको लेंथ यहाँ पे अलग अलग दिखती है, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदलते दिखेगा। देखो जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस फेज का है वही क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा चलते हुए जाएगा। आपको इस पूरे मटेरियल में क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा बदलते दिखता है आपको, लेकिन लेंथ अलग दिख रही है। जो करंट यहां से जा रहा है वो अलग लेंथ कवर कर रहा है, जो करंट यहां से जा रहा है उसकी लेंथ अलग है। ये समझ में आ रहा है क्या? पहले तो लेंथ यस अलग सर। है ना। अब अगर लेंथ अलग है तो रेजिस्टेंस रो एल बाय होता है, एल अलग अलग है तो हमें फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पर इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि लेंथ अलग अलग है। तो कैसे एलिमेंट ले? ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें लेंथ अपन थोड़ा सा जरा सा वेरिएशन हो, लेंथ को कांस्टेंट जैसा मान सके। तो अब अपन एलिमेंट कैसा ले, छोटा सा रेजिस्टेंस कैसा ले? तो एक काम करते हैं, मटेरियल में ऐसी एक स्ट्रिप बनाते हैं, ऐसी एक स्ट्रिप लेते हैं मटेरियल के अंदर इस तरह से। ये 3D डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं। इस तरह से एक स्ट्रिप लेते हैं अपन मटेरियल के अंदर, इस तरह से। अगर हम 2D में दिखाए, इस डायग्राम में दिखाऊं, तो वो स्ट्रिप अपन को यहां बीच में कहीं दिख रही है, ऐसा कुछ। स्ट्रिप का टॉप व्यू कुछ दिखेगा ऐसा। क्यों ले रहा हूं मैं ऐसी स्ट्रिप? मेरा रीजन क्या है ऐसी स्ट्रिप लेने का? क्योंकि मुझे लेंथ अलग अलग दिख रही है। यहां से जो करंट जा रहा है उसे लेंथ अलग मिल रही है, यहां से अलग अलग लेंथ मिल रही है। तो मैंने एक स्ट्रिप ली जिसमें है ना मैं लेंथ को वेरिएबल लेके चलूंगा। यहां से यहाँ की लेंथ एक वेरिएबल है। अब वो लेंथ वेरिएबल मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे को देखो इस स्ट्रिप की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो वेरिएबल दिखेगी, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो अलग दिखेगी। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम यहां से गए थे किसी डिस्टेंस r पे, इस अंदर वाली जो रेडियस थी ना वहां से अपन गए थे r डिस्टेंस पे, ऐसा मान लेते हैं, या x डिस्टेंस पे गए थे ऐसा मान लेते हैं। तो जो रेडियस हो जाएगी, ये हमारे पास यहां से यहां तक a दिया हुआ था क्वेश्चन में, मतलब जो हमारी स्ट्रिप हमने ली है उसकी रेडियस हो जाएगी x प्लस ए। हमने जो स्ट्रिप मानी है उसकी रेडियस हो जाएगी x प्लस ए, है ना। x प्लस ए रेडियस हो जाएगी, तो मैं इसकी लेंथ लिख सकता हूं। मैं आर्क लेंथ उसको लिख सकता हूं रेडियस इंटू एंगल, तो मेरी आर्क लेंथ आ जाएगी। इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास रेडियस विच इज a प्लस एक्स इंटू आर्क एंगल। तो ये आर्क लेंथ आ गई, रेडियस इंटू एंगल। ये वेरिएबल लेंथ है, देखो इसमें x अलग अलग बदलेगा। x को यहाँ पे देखेंगे तो x इज 0, यहाँ देखोगे तो x इज w,
x की जो वैल्यू है वो 0 से w बदलेगी जब मैं ऐसे जाऊंगा तो। आ रहेगा समझ में लेंथ? यस सर। है ना? चलो अब इसका Yes, क्रॉस sir. सेक्शन क्या दिखेगा? ये जो स्ट्रिप ली मैंने, ये देखो साइड व्यू जो 3D व्यू देखा था, ये रहेगा इसका क्रॉस सेक्शन। कितना क्रॉस सेक्शन आएगा ये? तो इस क्रॉस सेक्शन को निकालने के लिए हमने, याद करो मैंने x डिस्टेंस बोला था कि हम यहां से x डिस्टेंस पे जा रहे हैं। चलो इस जो छोटी सी विड्थ है उसको मान लेते हैं dx है, जो छोटी सी विड्थ है उसको dx मान लेते हैं। मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये यहाँ पे जो छोटी सी विड्थ दिख रही है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ dx है। और हाइट क्या दी है? h, हाइट h थी। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा मुझे, साइड में जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये छोटा सा एरिया, वो क्या दिखेगा? h इंटू डी एक्स, क्रॉस सेक्शन एरिया h इंटू डी एक्स। तो ऐसा मैंने एक एलिमेंट लिया। अब ऐसी बहुत सारी जो स्ट्रिप रख के मैं पूरा अपना मटेरियल बना सकता हूं ना। मैं सबसे अंदर एक स्ट्रिप रखूं, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी लंबी लेंथ की, ऐसे धीरे धीरे सारी स्ट्रिप्स रख के मैं पूरा ऐसा मटेरियल बना सकता हूं जो ये हमको दिया हुआ है। तो मेरा जो सब्सटेंस दिया हुआ है, जिसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, उसको मैं ऐसी लंबे लंबे स्ट्रिप से जोड़ के बना सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप्स को रख दूं तो ये पूरा मटेरियल बन जाएगा, है ना? मतलब इन स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस जोड़ के मटेरियल का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं। अब बात आती है कि ये स्ट्रिप्स कैसे जुड़ी है, क्या है सीरीज में जुड़ी है कि पैरेलल में जुड़ी है, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो आप बताओ, क्या है सीरीज में जुड़ी है कि ये पैरेलल में जुड़ी है? पैरेलल। पैरेलल में जुड़ी है। Parallel वेरी में। गुड, पैरेलल में जुड़ी है। सीरीज में क्यों नहीं बोला अपन ने? क्योंकि ये सब है ना ऐसे इस तरह से अरेंज है और यहाँ के बीच में करंट है। अगर आप देखें तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट के अलोंग इनको डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो ये सब पैरेलल में है। इस एंड से इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हर स्ट्रिप को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है, सबको पैरेलल में बोल सकते हैं अपन। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम होता है तो वो पैरेलल में जुड़े। तो ये सारी पैरेलल में जुड़ी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एस ऑल द स्ट्रिप्स आर इन पैरेलल। पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, मैंने आपको जान उसके सीरीज वाला दिया था, अब मैंने जान उसके पैरेलल वाला दिया। सारी स्ट्रिप्स पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो इन्वर्स करके अपन ऐड करते हैं। छोटा सा जो स्ट्रिप का रेजिस्टेंस होगा Vr, उसका इन्वर्स करो, उसको ऐड करो तो आपको पूरा रेजिस्टेंस मिलेगा। पैरेलल में इन्वर्स करके रेजिस्टेंस ऐड होता है। क्या याद था हमको इन्वर्स करके ऐड होता है? यस यस सर। वेरी गुड, है ना? Yes, sir. तो बस अब इसे आगे सॉल्व कर देते हैं अपन। अब छोटा सा रेजिस्टेंस क्या होगा वो लिखते हैं। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन dr का इंटीग्रेशन। dr क्या होगा, छोटा सा रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाय एल। क्या दिख रही है यहाँ से, यहाँ ये देखो, ये लिखा हुआ था अपन ने a प्लस एक्स इंटू अल्फा, ये हो गया रो एल बाय एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, एच डी एक्स। ये dr की वैल्यू है जो मैंने 1 के अपॉन में लिखी है, 1 अपॉन dr लिखा है। वो डिनोमिनेटर के चीजें ऊपर लेके आ जाते हैं अपन। तो 1 अपॉन r बिटवीन सी डी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एच डी एक्स होल थिंग डिवाइड बाय रो ए प्लस एक्स इंटू अल्फा। अब इसमें वेरिएबल क्या है मेरा वेरिएबल x है। देखो यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा तो x 0 है, यहाँ पहुंच जाऊंगा तो x की वैल्यू w है। ये पूरी विड्थ w दी थी, देखो मैंने आपको, देखो डायग्राम में w थी। तो x की वैल्यू 0 से w वेरी कर रही है। बस अब इंटीग्रेट कर लो जी इसको, कांस्टेंट बाहर ले लो, h एक कांस्टेंट है, नीचे रो और अल्फा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर बचा dx अपॉन a प्लस एक्स। उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln a प्लस एक्स। लिमिट डाल दो इसमें 0 टू w रखोगे तो ln a प्लस w, 0 रखोगे तो ln a, 1 अपॉन आर सी डी, ये इक्वल हो रहा है h अपॉन रो अल्फा इंटू, पहले w रखा तो ln a प्लस w, माइनस लगाया, 0 रखा तो ln a बचेगा, log m माइनस log m, log m बाय n होता है। तो 1 अपॉन आर सी डी जो हो गया h अपॉन रो अल्फा इंटू लॉग m बाय n कर देता हूँ। चलो मैं log a प्लस w अपॉन a। अब उल्टा कर लो, हमको तो आर सी डी चाहिए था, ये उसका इन्वर्स लिखा है। तो रो अल्फा अपॉन h और डिनोमिनेटर में आ गया ln
A plus W upon A। ये आ गया आंसर। दिस इज आंसर, दिस इज RCD, रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D पॉइंट आ गया हमारे पास। बोलो आ रहा है? बताइए जा रहा है क्या अच्छे से? यस सर। यस, वेरी गुड। चलो, तो हमने सबसे पहले CD के बीच में रेजिस्टेंस निकाला, तो वो हमने ऐसी स्ट्रिप्स लेके पैरेलल में आ रही थी स्ट्रिप्स, उनको इंटीग्रेट कर दिया, ऐड कर दिया और रेजिस्टेंस आ गया। अब मैंने AB का भी पूछा था आपसे, ये आसान है देखो AB वाला, क्योंकि A से B, A और B फेस ये दिए थे, तो इसमें सारी स्ट्रिप्स कैसे जुड़ रही होगी? अब सीरीज में। सीरीज में, बिल्कुल सही, सीरीज में। और इसमें एक चीज और बदल देना बच्चों, इसमें करंट ऐसे जाएगा। यस सर। तो करंट जब ऐसे जा रहा होगा ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये नहीं दिखेगा आपको। करंट ऐसे जा रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये नहीं दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन बदलना, और ये dx लेंथ दिख जाएगी अपन को। जब करंट ऐसे जा रहा है तो करंट को लेंथ दिखेगी dx। जब छोटा सा रेजिस्टेंस दिखेगा ना dr, मैं जब RAB निकालने जाऊंगा तो सब सीरीज में जुड़ी है, इसलिए इंटीग्रेशन dr करूंगा, dr को लिखूंगा रो l, l हो जाएगा dx, क्योंकि जब करंट ऐसे जा रहा है तो ये छोटी सी लेंथ dx दिखेगी उसे। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिखेगा इसका? dx हाँ बोलो। h इंटू a प्लस x। वेरी गुड। इसकी हाइट h है, हाइट h, और ये लेंथ a प्लस x, वो a प्लस x इंटू अल्फा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा हाइट इंटू ये लेंथ a प्लस x इंटू अल्फा। ये एरिया दिखेगा आपको। आप इसका जो साइड से एरिया देखोगे ना, ये कर्व्ड एरिया साइड का, वो ये दिखेगा आपको। तो बस आप इसको इंटीग्रेट करने का काम बचा, जो मैंने ऊपर लिखा है उसको। उसमें x वेरी कर रहा है 0 टू w, फिर से इंटीग्रेट कर देना तो आंसर आ जाएगा। सर आपने करंट का डायरेक्शन कैसे लिया कि उस डायरेक्शन में होगा? A से B जा रहा है ना करंट, तो A से B जाएगा तो इस तरह से जाएगा ना। बोलो समझ में आया क्या? सेकंड पार्ट के लिए A से B करंट जा रहा है तो सर A से B सीरीज में क्यों हो रहा है, एक बार समझा दीजिए। सीरीज में क्यों हो रहा है? क्योंकि A से B ये सारी स्ट्रिप्स में करंट सेम जाएगा ना। जो इधर अंदर इस स्ट्रिप में जो करंट एंटर करेगा वही तो बाकी स्ट्रिप से भी क्रॉस करेगा। अब इन सारी स्ट्रिप्स में करंट सेम है, और हम यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है इनका। पोटेंशियल डिफरेंस के परपेंडिकुलर अरेंज है, समझे? तो इनको अपन है ना सीरीज में देख सकते हैं। और पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के पैरेलल अरेंज थी। ये ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था और ऐसे ऐसे अरेंज थी, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। सर ये गिवन है क्या कि करंट A से B ही जा रहा है? हाँ, ये पूछा है ना मैंने आपसे। मैंने जब बोला है RAB निकालो, इसका मतलब करंट A से B जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, समझे? है ना। एक ही मटेरियल को अपन अलग अलग, जैसे अलग अलग तरीके से उसमें अपन बैटरी जोड़े तो रेजिस्टेंस अलग अलग आ सकता है, क्योंकि लेंथ और एरिया बदलता है, क्योंकि है ना। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि करंट कैसे जा रहा है। तो मैंने आपको दिया हुआ था, देखो A से B जा रहा है, अब रेजिस्टेंस क्या बताओ, समझे? सर A से B में भी तो पैरेलल ही है। नहीं, A से B ये जो स्ट्रिप लगेगी इस तरह से अरेंज होगी, तो करंट ऐसा करंट के परपेंडिकुलर है। सर एक एक स्टेप जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट में जो ड्रॉ किया है सर, उसका अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब ये डायग्राम तो ये बनाऊंगा, बस मैं ये बोलूंगा कि करंट ऐसे जा रहा है। अभी मैंने पहले ग्रीन कलर से करंट दिखाया था नहीं? यस सर। है ना। अब करंट ये ब्लैक कलर से दिखाया मैंने, जब A से भी जा रहा होगा, तो जब A से भी करंट जाएगा तो ये स्ट्रिप इस तरह से अरेंज है, एक स्ट्रिप यहाँ, फिर अगली स्ट्रिप यहाँ, फिर ये स्ट्रिप यहाँ, ऐसे स्ट्रिप अरेंज है, और करंट इस तरह से जा रहा है उन सब में। सर स्ट्रिप भी अब हम मतलब A B की डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे ना? स्ट्रिप तो ऐसे ही ले सकता हूँ ना मैं, ओके सर। है ना। स्ट्रिप तो हाँ सेम ले सकता हूँ मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसी स्ट्रिप लेने में। चेंज कर देना चाहिए ना, क्योंकि इसकी विड्थ तो सेम है सभी स्ट्रिप्स की, तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में विड्थ तो सेम है। नहीं, कहाँ से सेम है? एरिया क्रॉस सेक्शन देखो बदल रहा है स्ट्रिप्स का। यस सर। है ना। हम जब करंट इस सरफेस से एंटर कर रहा है और पीछे वाली सरफेस तक जा रहा है, जब वो यहाँ से एंटर करके यहाँ जा रहा है तो इधर एरिया कम, उधर एरिया ज्यादा। करंट जब ऐसे फैल रहा है तो एरिया बदल रहा है। यस सर। है ना। तो वो सही करा है। और कोई समस्या?
नो सर। सर वो लेंथ एक बार बता दीजिए निकालना। लेंथ कौन सी? ये dx, नहीं उस एरिया, सॉरी सर, लेंथ नहीं। ये एरिया। यस सर। चलो ये कैसे निकाला देखो सुन लो। ये यहां से यहां तक की लेंथ पता थी आपको, ये लेंथ क्या है बता दी क्या? सर यस सर। ये लिखी हुई है ना। और इसकी डेप्थ क्या है? ये जो कर्व्ड लेंथ है ये आपको पता है, और ये डेप्थ क्या है? ये क्या है? h। यस सर, गॉट इट। हाँ, तो ये जो अपन को साइड में ऐसा एरिया दिखेगा इसका कर्व्ड वाला एरिया, ये हो जाएगा ये वाली लेंथ इनटू हाइट। बस। सर हम सीडी के लिए वर्टिकल स्लिप भी तो मान सकते थे ना? सीडी के लिए वर्टिकल स्ट्रिप मान सकते थे क्या? सीडी कहाँ थे? ये रहे। इनके लिए ऐसी स्ट्रिप मानना है, यू बोल रहे हो? यस सर। यस सर। नहीं, इसमें दिक्कत हो रही है बेटा। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी स्ट्रिप बनाओगे आप, वो इधर से थोड़ी ब्रॉड होगी, उधर से थिन होगी, यस सर। है ना। आप अगर ऐसी स्ट्रिप सोचो, इस तरह की स्ट्रिप लेना, ऐसी सोच रहे हो क्या स्ट्रिप लेना? यस सर, यही बोल रहा था। तो ये इसके अंदर यहाँ लेंथ कम और यहाँ लेंथ ज्यादा है ना। यस सर। सर पर वो तो बहुत माइन्यूट चेंज लेंगे तो फिर कहाँ वो तो माइन्यूट है? ये मैंने थोड़ी बताया आपको कि W छोटा है। मैंने तो बोला था ना शुरू में W तो बड़ा है। नहीं सर, स्ट्रिप तो हम dx लेंथ की लेंगे ना। यस सर। पर देखो, ये यहाँ मान लो छोटा सा एंगल लिया आपने स्ट्रिप का, कुछ छोटा सा एंगल लिया, तो ये वाली लेंथ क्या लिखोगे इधर की? a इंटू छोटा सा एंगल, d थीटा, है ना। और यहाँ क्या लिखोगे? a प्लस डब्ल्यू इंटू डी थीटा। यस सर। यस सर। तो ये W बड़ा हो गया तो इनका डिफरेंस देखो काफी बड़ा आ जाएगा फिर। यस सर। समझे? यस सर। यस सर। है ना। और आपने जो स्ट्रिप बनाई है, इस स्ट्रिप में यहाँ लेंथ, करंट जब ऐसे जा रहा है C से D, तो यहाँ कम लेंथ कवर कर रहा है, ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है। तो ये आपने, हाँ, आपने जो स्ट्रिप लिया उसके अंदर लेंथ सही नहीं है, लेंथ यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा है, तो अजीब है यार, ये ऐसा स्ट्रिप नहीं लेना चाहिए। ये सर, ये उसी फ्रस्टम जैसा हो गया ना सर? हाँ, फ्रस्टम जैसा हो गया, बिल्कुल सही। चलो, और कुछ समस्या? नो सर। सर ये लेंथ कैसे ली सर? आर्क लेंथ निकालने के लिए एंगल इंटू रेडियस लिखा है मैंने। यहां से यहाँ आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये एंगल होता है। आर्क Yes, लेंथ sir. अपॉन रेडियस, a प्लस एक्स रेडियस थी, ये एंगल होता है। तो आर्क लेंथ के लिए क्या करा? एंगल इंटू रेडियस करा मैंने। यस सर, यस सर। चलो, और कोई समस्या? नो सर। ओके, तो अपना ऑफिशियल टाइम भी हो गया है, देखो 11:37 हो चुके हैं, 7 मिनट ज्यादा ही हो गए अपने। तो अब मैं रुकता हूँ यहाँ पर, है ना, आपको ब्रेक भी देना रहेगा मुझे। तो आप अब नेक्स्ट